100 साल से भी ज्यादा समय के बाद छूना खतरनाक हो सकता है। हाँ, और उन कागजों से आज भी रेडिएशन निकलता है। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। आज हम मैरी क्यूरी की दुनिया की गहराई में उतरेंगे। जिंदगी में मुश्किलें बहुत जल्दी आ गई। बहुत जल्दी। जब वो सिर्फ 10 साल की थीं, तब उन्होंने अपनी माँ को खो दिया और उससे पहले अपनी एक बहन को भी। सोचिए, एक बच्ची के लिए ये कितना बड़ा दुख होगा। इसने उन्हें कम उम्र में ही बहुत, कह सकते हैं, गंभीर बना दिया। पर कहते हैं ना कि जो मुश्किलें हमें तोड़ती हैं वही हमें सबसे ज्यादा मजबूत भी बनाती हैं। मैरी के साथ भी शायद यही हुआ। उन्होंने अपना सारा ध्यान, अपना सारा फोकस पढ़ाई में लगा दिया। उनके लिए पढ़ाई सिर्फ बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। उस जमाने में पोलैंड पर रूस का कब्जा था और वहां की यूनिवर्सिटी में लड़कियों का दाखिला मना था। दुनिया ने उनसे साफ साफ कह दिया था, ये सपना तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन मैरी ने दुनिया की नहीं, अपने दिल की सुनी। उन्होंने और उनकी बहन ने मिलकर एक सीक्रेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। अच्छा, सीक्रेट यूनिवर्सिटी? हाँ, उसे फ्लाइंग यूनिवर्सिटी कहते थे। वो छिप छिप कर अपनी जगह बदलती रहती थी ताकि रूसी अधिकारियों को पता ना चले और वहां लड़कियों को पढ़ाया जा सके। कमाल है। और उन्होंने तय कर लिया था कि वो पेरिस जाकर पढ़ेंगी। इसके लिए उन्होंने गवर्नेंस की नौकरी की और अपनी कमाई का एक हिस्सा अपनी बहन को भेजती थी ताकि वो पहले पेरिस जाकर पढ़ सकें और बाद में बहन उनकी मदद करे। कितना बड़ा त्याग और कितनी दूर की सोच थी। और फिर वो दिन आया जब वो अपना सब कुछ लेकर पेरिस पहुंच गई। लेकिन पेरिस में जिंदगी किसी परी कथा जैसी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो एक छोटे से ठंडे कमरे में रहती थी जहां सर्दियों में पानी तक जम जाता था। कई कई दिन तो ऐसा होता था कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, बस थोड़ी सी ब्रेड और चाय। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद उनके अंदर एक ही आवाज गूंजती रहती थी, रुकना नहीं है। और वो रुकी नहीं। उन्होंने पेरिस की मशहूर सोर्बन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अपनी सारी ताकत पढ़ाई में झोंक दी। और पेरिस में ही उनकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पियरे क्यूरी। हाँ, पियरे क्यूरी। ये सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं था, ये दो ऐसे दिमागों का मिलना था जो एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, ये दुनिया कैसे काम करती है। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में मैरी उनके साथ काम भी नहीं करना चाहती थी। उन्हें लगा कि पियरे का लैब बहुत छोटा है। हाँ, लेकिन जब उन्होंने विज्ञान पर बात करनी शुरू की तो दोनों को एहसास हुआ कि उनकी सोच, उनकी जिज्ञासा एक ही दिशा में दौड़ती है। उन्हें एक दूसरे में एक ऐसा साथी मिला जो उनके सपनों को समझता था। उन्होंने शादी कर ली और साथ में काम करना शुरू किया। और ये एक ऐसी पार्टनरशिप थी जो इतिहास बदलने वाली थी। उनकी लैब वो कोई आज की जैसी शानदार हाईटेक लैब तो थी नहीं। अरे नहीं, वो तो एक पुरानी टूटी फूटी और नम जगह थी, एक तरह का शेड जिसकी छत भी टपकती थी। और कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं, ना दस्ताने, ना मास्क। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस चीज के साथ काम कर रहे हैं वो कितनी खतरनाक हो सकती है। किसी को नहीं था। और वो दिन रात एक खास तरह के पत्थर को पीसते रहते थे। उसका नाम था पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड, ये यूरेनियम का एक अयस्क था, है ना? मतलब एक ऐसा पत्थर जिसमें यूरेनियम पाया जाता है। बिल्कुल। उन्हें पता चला कि ये पत्थर उम्मीद से ज्यादा रेडियो एक्टिव है। मतलब इसमें से कोई रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही थी। रेडिएशन एक शक्ति है, लेकिन यह दिखती नहीं है। पहले विज्ञान मानता था कि एटम पत्थर की तरह ठोस होता है। फिर वैज्ञानिकों ने पाया कि एटम के अंदर से ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा को रेडिएशन कहा जाता है। रेडिएशन न धुआं है, न रोशनी, लेकिन यह शरीर के अंदर तक असर कर सकती है। यह तुरंत नुकसान नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे डीएनए को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए बिना नियंत्रण के रेडिएशन खतरनाक हो सकती है। अब रेडियम की बात करते हैं। रेडियम अंधेरे में हल्की नीली चमक देता है। इसी चमक की वजह से इसे पहले कैंसर ट्रीटमेंट और ग्लो पेंट्स में इस्तेमाल किया गया। बाद में पता चला कि यह चमक असल में कोशिकाओं को नष्ट करती है। इसी कारण आज रेडियम का आम उपयोग लगभग बंद हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल बहुत सीमित और नियंत्रित है। रेडियम और पोलोनियम अलग अलग नहीं मिलते। ये दोनों निकलते हैं यूरेनियम ओर से। हजारों टन अयस्क से सिर्फ मिलीग्राम मात्रा निकाली जाती है। इनकी निकासी सिर्फ हाई सिक्योरिटी न्यूक्लियर लैब्स में होती है। आज विज्ञान रेडिएशन को नियंत्रित करना सीख चुका है। नियंत्रित रेडिएशन का उपयोग एक्स-रे में होता है, कैंसर ट्रीटमेंट में और मेडिकल इक्विपमेंट को सेफ बनाने में होता है। अंतिम सच यह है, रेडिएशन खुद बुरी नहीं है। सही हाथों में यह जीवन बचाती है, लेकिन गलत या अनियंत्रित उपयोग में यह सबसे बड़ी चेतावनी बन जाती है।
निकल रही थी। और उन्हें लगा कि इस पत्थर के अंदर कोई और चीज छुपी है, कोई ऐसा तत्व जिसे दुनिया नहीं जानती। ये काम भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। उन्होंने लगभग 8 टन मतलब एक बड़े ट्रक के वजन के बराबर पिचब्लेंड मंगाया और उसे हाथ से पीसना, बड़े बड़े बर्तनों में उबालना, ये सब शुरू किया। ये बहुत ज्यादा थका देने वाला शारीरिक काम था, जिसे वो सालों तक करते रहे। और फिर उनकी मेहनत रंग लाई। हाँ, उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 नए तत्व खोज निकाले। 2। पहले का नाम उन्होंने अपने प्यारे देश पोलैंड के नाम रखा पोलोनियम, और दूसरे का नाम रखा रेडियम, जो लैटिन शब्द रेडियस से आया है, जिसका मतलब होता है किरण। और रेडियम वो तो एक जादुई तत्व जैसा था। वो अंधेरे में हल्का हल्का नीले हरे रंग का चमकता था। हाँ, एक खूबसूरत चमक। तो ये खोज इतनी बड़ी क्यों थी? क्या ये सिर्फ एक नया तत्व ढूंढना था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। उस समय तक विज्ञान का सबसे बड़ा नियम यह था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, वो सबसे छोटी चीज है। अच्छा। लेकिन रेडियम से जो लगातार ऊर्जा निकल रही थी, उसने साबित कर दिया कि एटम के अंदर भी एक दुनिया है और वो स्थिर नहीं है, वो टूट सकती है, बदल सकती है। मतलब इसने भौतिकी की पूरी किताब ही बदल दी। हाँ, इसी एक खोज ने आइंस्टाइन के काम और आगे चलकर न्यूक्लियर एनर्जी तक का दरवाजा खोल दिया। वाह! तो ये सिर्फ एक खोज नहीं, एक क्रांति थी। और इसी काम के लिए 1903 में उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन यहाँ भी एक पेंच था। क्या? जब नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई तो पहले लिस्ट में सिर्फ पियरे और एक और वैज्ञानिक का नाम था। मैरी का नाम शामिल ही नहीं किया गया था। क्या? ऐसा क्यों? उस समय की सोच ऐसी थी कि इतना बड़ा काम कोई महिला, वो भी एक पत्नी, कैसे कर सकती है। जरूर उसने सिर्फ अपने पति की मदद की होगी। लेकिन पियर एक सच्चे साथी थे। बहुत ज्यादा। उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये खोज मैरी के बिना असंभव थी और अगर मैरी का नाम नहीं होगा तो वो भी पुरस्कार नहीं लेंगे। रिकॉर्ड्स यही बताते हैं कि पियरे इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट और दृढ़ थे। उन्होंने कमेटी को चिट्ठी लिखकर अपना इरादा साफ कर दिया था। और आखिरकार कमेटी को अपना फैसला बदलना पड़ा। हाँ, और इस तरह मैरी क्यूरी इतिहास में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। नहीं, कुछ ही साल बाद 1906 में पेरिस की एक सड़क पर एक दुर्घटना में पियरे क्यूरी की मौत हो गई। मैरी बिल्कुल अकेली रह गईं। उनका प्यार, उनका साथी, उनका सबसे बड़ा सहारा, सब एक पल में छिन गया। ये उनके जीवन का सबसे मुश्किल दौर था। उन पर 2 छोटी बेटियों की जिम्मेदारी थी, एक अधूरी लैब थी और गहरा दुख। बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि अब मैरी का करियर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने दुनिया को एक बार फिर गलत साबित कर दिया। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मुझे काम करते रहना है। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पियरे की जगह सोरबोन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया और इतिहास में वहां की पहली महिला प्रोफेसर बनी। कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी पहली क्लास ली तो उन्होंने अपना लेक्चर ठीक उसी शब्द से शुरू किया जहां पियरे ने अपना आखिरी लेक्चर छोड़ा था। जैसे वो अपने काम में ही पियरे को जिंदा रखना चाहती थीं। और उनकी इसी हिम्मत का नतीजा था कि 1911 में उन्हें दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला। इस बार केमिस्ट्री में। हाँ, रेडियम को शुद्ध रूप में अलग करने के लिए। और यह पुरस्कार पूरी तरह से सिर्फ उनका था। वो इतिहास की पहली इंसान बनी जिन्हें 2 अलग-अलग विज्ञानों में 2 नोबेल पुरस्कार मिले। लेकिन इस जीत के पीछे भी एक कड़वा सच छुपा था। हाँ, था। दूसरे नोबेल से ठीक पहले उनका नाम एक शादीशुदा वैज्ञानिक के साथ जोड़ा गया। उस दौर की मीडिया ने उन पर बहुत हमले किए। उन्हें एक घर तोड़ने वाली विदेशी महिला के तौर पर पेश किया। उन पर इतने हमले हुए कि स्वीडिश एकेडमी ने उन्हें नोबेल समारोह में न आने तक के लिए कह दिया था। ये तो बहुत ही अपमानजनक था। मतलब जिस महिला को वो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सम्मान दे रहे थे, हाँ। उसी को आने से मना कर रहे थे। जी। लेकिन मैरी ने जवाब दिया, पुरस्कार मेरे वैज्ञानिक काम के लिए है, मेरे निजी जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं जरूर आऊंगी। और वो गई? हाँ, वो गई। उस मुश्किल वक्त में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए, आने वाला समय आपकी कद्र करेगा। कमाल है। अच्छा, मैरी को अपनी खोज से बहुत प्यार था, है ना? बहुत। वो रेडियम के छोटे छोटे टुकड़े कांच की शीशियों में भरकर अपनी जेब में लेकर घूमती थी। जादुई चमक दिखाई देती थी। उन्हें वो चमक बहुत खूबसूरत लगती थी। लेकिन उस समय किसी को भी रेडिएशन के खतरों के बारे में पता नहीं था। किसी को नहीं मालूम था कि ये जो चमक है वो असल में उस तत्व के एटम के टूटने से निकलने वाली नन्ही नन्ही एनर्जी की गोलियां हैं। एनर्जी बुलेट्स? हाँ, एक तरह से एनर्जी बुलेट्स। वो इतनी ताकतवर थीं कि शरीर के सेल्स को भेद कर निकल जाती थीं
और ऐसा करते हुए वो सेल्स के डीएनए को नुकसान पहुंचाती थी। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब जिस चीज से वो इतना प्यार कर रही थी वही उन्हें धीरे धीरे मार रही थी। बिल्कुल, लेकिन मैरी ने इसी खतरनाक खोज का इस्तेमाल हजारों लोगों की जान बचाने के लिए भी किया। पहले विश्व युद्ध के दौरान? हाँ, जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने अपनी बेटी आयरीन के साथ मिलकर चलती फिरती एक्सरे वैन बनाई, जिन्हें लिटिल क्यूरीज कहा जाता था। वो खुद उन वैन्स को चलाकर जंग के मैदान तक जाती थी। हाँ, ताकि डॉक्टरों को घायल सैनिकों के शरीर में फंसी गोलियां और छर्रे ढूंढने में मदद मिल सके। अनुमान है कि उनकी इस कोशिश से 10 लाख से ज्यादा सैनिकों का इलाज हुआ। ये तो वैज्ञानिक से कहीं ज्यादा है। ये तो एक मानवतावादी होने की मिसाल है। और उनकी विरासत यहीं नहीं रुकी। हाँ, उनकी बेटी आयरीन भी एक महान वैज्ञानिक बनी और उन्होंने भी अपने पति के साथ मिलकर केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार जीता। क्यूरी परिवार इतिहास का सबसे सफल वैज्ञानिक परिवार है। माँ पिता को नोबेल मिला, फिर बेटी और दामाद को मिला। साल 1934 में 66 साल की उम्र में मैरी क्यूरी की मृत्यु हो गई। उनकी मौत का कारण था एप्लास्टिक एनीमिया। इसे आसान भाषा में समझे तो हमारे शरीर में खून बोन मैरो में बनता है, जो हड्डियों के अंदर एक फैक्ट्री जैसा है। अच्छा। सालों तक लगातार रेडिएशन के संपर्क में रहने की वजह से उन एनर्जी बुलेट्स ने धीरे धीरे उनकी इस फैक्ट्री को ही तबाह कर दिया था। उनके शरीर ने नए ब्लड सेल्स बनाना ही बंद कर दिया। जिस खोज ने दुनिया को बदल दिया, उसी ने उनकी जान ले ली। ये एक कड़वा सच है। आज भी उनकी किताबें, उनके कपड़े, उनके नोट्स, यहाँ तक कि उनका फर्नीचर भी रेडियो एक्टिव है। हाँ, उन्हें पेरिस की नेशनल लाइब्रेरी में शीशे के बक्सों में बंद करके रखा गया है। और अगर किसी को उन्हें पढ़ना हो तो उसे एक खास प्रोटेक्टिव सूट पहनना पड़ता है। सोचिए, एक इंसान के काम का असर इतना गहरा हो सकता है कि 100 साल बाद भी उसकी मौजूदगी महसूस की जा सके। मैरी क्यूरी की कहानी हमें सिर्फ सफलता के बारे में नहीं सिखाती, यह हमें सिखाती है कि किसी सच्चे उद्देश्य के लिए, किसी सच को जानने के लिए कितनी दूर तक जाया जा सकता है। उनकी कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि महानता सिर्फ जीत हासिल करने में नहीं है, बल्कि उस कीमत में भी है जो आप सच के लिए चुकाते हैं। और हमें विज्ञान के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन एक ऐसी विरासत छोड़ गई जो हमेशा हमेशा दुनिया को रोशनी देती रहे। अगली कहानी में मिलते हैं नई सीख और नई प्रेरणा के साथ।